हेलो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि आजकल यूजीसी के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिसका रीज़न है कि वो अभी एक रेगुलेशन लेकर आए हैं 2000। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो हायर एजुकेशन देने वाली इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एक रेगुलेशन लेके आए हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अभी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में 2016 में आपको याद होगा कि एक रोहित वेमुला एक स्टूडेंट था जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। तो उसने 2016 में छात्रावास में अपने हॉस्टल में सुसाइड कर ली थी, जिसका बाद में पाया गया कि ये जातिगत भेदभाव का शिकार था। ऐसे ही एक 2019 में भी एक बम्बई में पूजा तड़वी नाम की जो गायनकोलॉजिस्ट का कोर्स कर रही थी, तो उसने भी सुसाइड कर ली थी। और बाद में पाया गया कि उसने जो सुसाइड की थी उसका आधार भी जातिगत भेदभाव ही था। तो बाद में इनके पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्याय के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कुछ रेगुलेशन बनाने के लिए कहा कि जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट को रोका जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। तो यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे प्रस्तुत किए और उन्हीं को फिर अब 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब ये सारे जो यूनिवर्सिटी हैं हायर एजुकेशन देती हैं उनके ऊपर ये सारे रेगुलेशन लागू हैं। अब ये यूजीसी ने क्यों बनाया? क्योंकि यूजीसी गवर्निंग बॉडी होता है हायर एजुकेशन के लिए। उसके द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन जितने भी कॉलेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो हायर एजुकेशन में शामिल हैं, वो सारे रूल्स उनके ऊपर नोटिफाई होते हैं, उनको मानने पड़ते हैं। तो यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है, उसके द्वारा बनाए गए सारे कानून जो है, सारे रूल और रेगुलेशन इन हायर इंस्टीट्यूशन के ऊपर लागू होते हैं और उसको मानना बाध्य है उनके लिए। तो आज इसी रेगुलेशन के बारे में इसको और डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसके प्रोविज़न हैं और इसमें क्या क्या खामियां जो रह गई हैं, जिसके अगेंस्ट सारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है यूजीसी के अगेंस्ट। इसमें कुछ खामियां रह गई हैं या वो खामियां हमें ही लगती हैं या वाकई में ही वो खामियां हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे और इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि जो अभी कुछ और रेगुलेशन चल रही हैं जैसे पॉश एक्ट है, सीवीसी की गाइडलाइंस हैं, उसमें क्या क्या प्रोविज़न हैं और जो इसमें नहीं किए गए हैं इसमें भी करने की आवश्यकता है। तो यही सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, काफ़ी ये इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो यूजीसी जो ये रेगुलेशन लेकर आया है इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यह एक नया नियम है जिसे यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से लागू किया है। इसका उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज या विश्वविद्यालय आदि में भेदभाव रोकना है और समता को बढ़ावा देना है। खासकर जाति, धर्म, लिंग, पृष्ठभूमि, विकलांगता आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। कुछ कमियां हो सकती हैं इसमें, लेकिन समानता को बढ़ावा देने के लिए और भेदभाव रोकने के लिए ये काफ़ी प्रभावी साबित होगा, ऐसा मानना है। और ये सभी पर लागू होता है। एक इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, और उसको चाहे वहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई काम करने वाला है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें ये लागू होगा और लागू हो चुका है 13 जनवरी 2026 से। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न है उसको अब आगे डिस्कस करते हैं। ये जो यूजीसी रेगुलेशन लेकर आया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, particularly against the member of scheduled caste and scheduled tribe, socially and educationally backward classes, economic weaker sections, person with disabilities। मतलब साफ साफ लिखा है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करना, विशेष रूप से
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों या इनसे भी किसी के भी विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करना। तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म जन्म स्थान के आधार पर या विकलांगता के आधार पर किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करना इस रेगुलेशन का मुख्य लक्ष्य है और सभी हितधारकों के बीच पूर्ण समानता और समावेश को बढ़ावा देना। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, सबके बीच में समन्वय बना रहे, समानता बनी रहे, इसको इस रेगुलेशन के तहत बढ़ावा मिलेगा। इसका ये ऑब्जेक्टिव है। जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन का क्या क्या आधार हो सकता है? रिलीजन हो सकता है, धर्म हो सकता है और रेसिस हो सकते हैं, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी हो सकता है। तो ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन का दायरा है, इन सब को डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का आधार माना गया है और कौन कौन इससे प्रभावित हो सकता है उसकी एक कैटेगरी है एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वुमेन या जो पुराने समय से डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं जो इसमें शामिल नहीं है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उनको इस लॉ का, इस जो रेगुलेशन है इसका प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर उनके साथ कोई भी भेदभाव होता है रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या डिसेबिलिटी के आधार पर, इन सब के साथ, तो वो अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब ये जो रेगुलेशन यूजीसी लेके आया है, इसके की प्रोविजंस क्या क्या हैं? जो भी HEI है, HEI का मतलब समझ लीजिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो उच्च शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसको HEI का दायरा ही प्राप्त होगा जो यूजीसी के तहत गवर्न होते हैं। तो एवरी HEI मस्ट इस्टेब्लिश एन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर HEI, हर कॉलेज, विश्वविद्यालय में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, मतलब EOC उसको बोलेंगे, वो इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये क्या काम करेगा? सपोर्टिंग डिसएडवांटेजेस ग्रुप, प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड इंक्लूजन, हैंडलिंग डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इश्यूज। सारे इश्यूज ये देखेगा डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड। उसके बाद एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए मस्ट है। और उसमें कौन कौन मेंबर होंगे? एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का मेंबर होगा, एक शेड्यूल ट्राइब का होगा, एक ओबीसी का होगा, एक पीडब्ल्यूडी और एक वुमेन। ये मैंडेटरी मेंबर्स होंगे। इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी मेंबर रहेंगे इक्विटी कमेटी के। और जो भी कंप्लेंट आएंगी वो सारी इक्विटी कमेटी के पास आएंगी। तो कोई भी जो वहाँ का इंस्टीट्यूशन का से रिलेटेड पर्सन है, स्टूडेंट है, वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो इसके बाद कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है। दो स्टेक होल्डर फाइल्स कंप्लेंट। सबसे पहले स्टेक होल्डर कंप्लेंट दायर करेगा। कंप्लेंट चाहे वो ऑनलाइन है, इन राइटिंग है, ईमेल है या हेल्पलाइन के थ्रू, वो एक अपनी कंप्लेंट देगा जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या जो अपने को डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का शिकार मानता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या डिसेबिलिटी करके, कि इन बेसिस पे अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हुआ है तो अपनी कंप्लेंट देगा ऑनलाइन या राइटिंग में या ईमेल से। इक्विटी कमेटी 24 घंटे के अंदर उससे मिलेंगी जिसने कंप्लेंट की है। ये कमेटी आपस में मीटिंग बुलाएगी और 24 घंटे के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस रेगुलेशन में कि जो इक्विटी कमेटी जैसी उसके पास कंप्लेंट आएगी उस 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को देखेंगे। कमेटी रिपोर्ट टू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट Committee reports to the head of institution within 15 working days, who must take appropriate action within another 7 days। मतलब जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होगी इक्विटी कमेटी को, वो 24 घंटे के अंदर मीटिंग करेगी और 15 वर्किंग डे में उस मामले का रिजोल्यूशन करके
जो हेड है इंस्टीट्यूशन का उसके पास अपनी रिपोर्ट देगी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ और जो उसने पाया है। और उसके बाद एचओडी जो है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, एचईआई है, वो 7 डेज के अंदर उसके अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। मतलब ये मान लीजिए कि जैसे ही कंप्लेंट आएगी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की, उसके ऊपर टाइम बाउंड मैनर में काम होगा। 24 घंटे के अंदर कमेटी अपनी मीटिंग बुलाएगी और 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस 15 दिन के अंदर वो कंप्लेनेंट को बुलाएगी, जिसने कंप्लेंट की है, पूछेगी उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसको बुलाएगी, वो तथ्यों की जांच करेगी और उसके बाद 15 दिन के अंदर, मैंडेटरी है ये, 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी जो इंस्टीट्यूशन का हेड है। और इंस्टीट्यूशन के हेड को फिर 7 दिन के अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, उसकी ग्रेविटी देखकर कि कैसा भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उसके ऊपर वो अपनी एक्शन लेगा। और कोई भी पार्टी इससे सहमत नहीं है, चाहे जिसने जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, जिसके ऊपर आरोप लगा है, अगर वो इस फैसले से सहमत नहीं है तो 30 दिन के अंदर उसको ओम्बड्समैन को, एक ओम्बड्समैन होगा यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसको अपनी अपील दायर कर सकता है उस फैसले के खिलाफ। दोनों पार्टी फ्री हैं, जिसने कंप्लेंट की है वो भी अगर फैसले से सहमत नहीं है, और जिसके खिलाफ फैसला आया है वो भी ओम्बड्समैन के पास अपील दायर कर सकता है उस फैसले के खिलाफ। कंप्लेंट्स के बाद मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है इसकी। जितनी कंप्लेंट आई, हर इंस्टीट्यूट को हर 6 महीने में यूजीसी को बताना होता है कि कितनी कंप्लेंट्स आई और इंस्टीट्यूशन ने उस पर क्या एक्शन लिया। तो इंस्टीट्यूशन मस्ट सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स टू यूजीसी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट कंप्लाई कैन फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इन सब का पालन नहीं करेंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन, तो उसके ऊपर काफ़ी सीरियस एक्शन हो जाएगा। क्या क्या हो सकते हैं वो? डिबारमेंट फ्रॉम यूजीसी स्कीम, यूजीसी की स्कीम से वो बाहर हो सकते हैं, यूजीसी के दायरे से बाहर हो सकते हैं। लॉस ऑफ रिकॉग्निशन और एबिलिटी टू ऑफर डिग्री, उनका रिकॉग्निशन समाप्त कर दिया जाएगा, मान्यता समाप्त कर दी जाएगी, या वो डिग्री जो प्रदान कर दे जो वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो डिग्री प्रदान करती है उसकी मान्यता ख़त्म कर दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्टेंस ऑन ऑनलाइन प्रोग्राम्स एक फाउंड नॉन कंप्लाइंट, अगर उसको देखा गया कि वो इन रेगुलेशन पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उनके जो डिस्टेंस या ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो वो डिग्रियां देते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ऊपर, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है या कंप्लीट पाबंदी लगाई जा सकती है। वाई आर दीज रेगुलेशन सिग्निफिकेंट? ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एक्शन लेना है और हर हर किसी का एक्शन डिसाइडेड है। जो कंप्लेंट, जो मैंने अपने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर कमेटी मिलेगी, 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और 7 दिन के अंदर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो उस पर एक्शन लेकर बताएगा। और फिर सारा हर हाफ ईयरली बेसिस पर सारी यूजीसी के पास सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेशन लेकर आई है ये यूजीसी, और इसका सारे इंस्टीट्यूशन को पालन करना है। अब इन नियमावली जो रेगुलेशन यूजीसी लेकर आए, इसमें कुछ कमियां हैं जो साफ साफ दिखती हैं। सबसे पहला है, झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई स्पष्ट दंड नहीं है, जिससे गलत आरोप लगाने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी इसमें कैटेगरीज डिफाइंड है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन, अगर वो कोई झूठी कंप्लेंट करती हैं तो उनकी झूठी शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई करने का इसमें नहीं दिया गया है वर्णन। अगर कुछ शिकायत झूठी पाई गई तो उस पर क्या एक्शन होगा, ऐसा कुछ इसमें क्लियर नहीं लिखा गया है। अगर दूसरा है, स्टूडेंट फ्रॉम जनरल कैटेगरी फील्स दैट रूल्स आर बायस्ड और एक्सक्लूड देम फ्रॉम प्रोटेक्शन। इसमें खाली एक विशेष वर्ग को ही प्रोटेक्ट किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनको निशाना बनाने के लिए अगर उनके ऊपर कोई कंप्लेंट की जाती है, तो उनके प्रोटेक्शन में इस रेगुलेशन में कुछ भी नहीं है।
और इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन नेचुरली बढ़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हेल्पलाइन स्टार्ट करेगी या फिर कोई कमेटी सेटअप करेगी और कुछ भी नया स्टार्ट करती है तो उसके ऊपर नेचुरली फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और फाइनेंशियल बर्डन कुछ यूनिवर्सिटी तो सह सकती हैं, लेकिन जो लिमिटेड हैं, छोटी यूनिवर्सिटी हैं जिनका रिवेन्यू काफ़ी कम होता है, जिनका जो पैसे का स्रोत काफ़ी कम होते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम काफ़ी कम होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे रेगुलेशंस को पालन करना। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इन्फोर्समेंट एंड क्लैरिटी इशू। इन्फोर्समेंट इसका कैसे हो पाएगा ये तो यूजीसी देखेगा, लेकिन अभी ये सवाल बना हुआ है क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें उनकी जो इम्पार्शियलिटी है वो कैसे आप इंश्योर कर पाओगे कि वो बिल्कुल एक इम्पार्शियल होकर डिसीजन दे रहे हैं। और हाउ डिस्क्रिमिनेशन विल बी डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डिसएग्रीमेंट। एक नॉर्मल डिसएग्रीमेंट होता है, एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनमें क्या भेदभाव है, दोनों में क्या फ़र्क होगा। डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा इसमें डिफाइन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन और डिसएग्रीमेंट में कोई फ़र्क इसमें दर्शाया नहीं गया है, तो ये सब कमेटी के मेंबर्स पर ही डिपेंड करेगा कि वो कंप्लेंट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है उसकी ग्रेविटी को कैसे लेते हैं। और उसमें सारे अगर एक ही पक्ष के कैंडिडेट रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, एससी एसटी का सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, और जो दूसरी जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो उसकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर नेचुरली थोड़ा डाउट रहेगा। तो ये बड़ा इशू रहने वाला है इसमें, क्योंकि इसमें जो मैंडेटरी मेंबर हैं एससी एसटी ओबीसी वुमेन यही होने वाले हैं। जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है वो एक अनरिजर्व कैंडिडेट होगा या जनरल कैटेगरी से होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होना इसमें हो नहीं हो कोई ऐसा डिसाइड नहीं है, तो इनकी जो बायसनेस के ऊपर सवाल खड़ा रहेगा हमेशा। इसके अलावा भी कुछ कमियां हैं, जैसे है कि नो प्रोविजन टू डील द डिस्क्रिमिनेशन इफ इट इज़ डन इन सब कास्ट इन सेम कैटेगरी ऑफ कास्ट। एक कास्ट में जैसा आपको पता है कि कई सब कास्ट होती हैं और उनमें आपस में ही कोई एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा। जो रिजर्व कैटेगरी हैं खासकर जिनको प्रोटेक्शन दिया गया है वही आपस में एक दूसरे के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या ऐसा कोई केस सामने आता है तो फिर कार्रवाई कैसे होगी ये साफ साफ नहीं दर्शाया गया है। इसमें ओबीसी कैटेगरी को भी प्रोटेक्टेड ग्रुप में रखा गया है, संरक्षित ग्रुप में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर ओबीसी कैटेगरी किसी एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या कोई ऐसी घटना सामने आती है या कंप्लेंट, तो उसको कैसे डील किया जाएगा इसमें भी ऐसा कुछ साफ साफ नहीं बताया गया है। दूसरा है कि कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जहाँ में जनरल कैटेगरी वो काफ़ी माइनॉरिटी में होती हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, खासकर दूर दराज के एरियो में। तो ऐसे में या कुछ एक धर्म के आधार पर यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनमें भी दूसरे धर्मों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस घटनाएं ऐसी आती हैं सामने, तो ऐसी घटनाओं से निपटने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। खाली एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। और जो ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसी हायर एजुकेशन जहाँ पर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैंडिडेट माइनॉरिटी कंडीशन में है या कम संख्या में है, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं किया गया है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में दायरा बढ़ सकता है। एक्सपर्ट सेज दैट इंस्टेड ऑफ ब्रिजिंग द गैप between all category of student it may widen the gap among students and it may lead to grouping of student on the basis of caste। मतलब एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है और देखा जाना चाहिए। अगर कास्टिज्म के बेसिस पर घटनाएं होने लग गई या उनकी कंप्लेंट के बेसिस पर किसी जनरल कैटेगरी के साथ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की घटना सामने आएगी
तो ऐसे में स्टूडेंट के बीच में जो खाई है काफ़ी बढ़ सकती है। तो इसका फ़ायदा होने की जगह और नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। अगर ऐसे ऐसे कानून आएंगे, ऐसे ऐसी रेगुलेशन आएंगी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बीच में समानता का भाव बना रहना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, वो कास्टिज्म के बेसिस पे कई ग्रुपों में उन बंटवारा हो सकता है। यूजीसी जो रेगुलेशन ये लेकर आया है, इसका कंपैरिजन करेंगे जो और कई रेगुलेशन चल रहे हैं जो आज की डेट में काफ़ी प्रभावी हैं। खासकर पॉश एक्ट है जो महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए है वर्क प्लेस पर। तो पॉश एक्ट है, पॉश एक्ट में देयर आर प्रोविजन ऑफ एक्शंस ऑन फॉल्स कंप्लेंट। महिलाओं को प्रोटेक्शन बहुत दिया गया है उसके अंदर, और बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। लेकिन उसके अंदर फॉल्स कंप्लेंट के ऊपर भी एक्शन लेने का प्रोविजन है। लेकिन यूजीसी जो लेकर ये आया है रेगुलेशन, इसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तभी इसकी सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। तो अगर इसके अंदर इसका प्रोविज़न लाया जाए तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा, एज पर पॉश, जो पॉश का जो एक्ट है, इंटरनल कमेटी में सेटल इशू बिटवीन एग्रीड वुमेन एंड एक्यूज्ड एमिकेबली बिफोर प्रोसीडिंग इंक्वायरी इन द मैटर। इसके अंदर, पॉश एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो इंक्वायरी कमेटी है, इंटरनल कमेटी है, वो दोनों पार्टीज़ को बुलाकर उनका एमिकेबल सॉल्यूशन करा सकती है। अगर वो दोनों उस पर एग्री होते हैं तो वहीं प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। जबकि यूजीसी जो अभी रेगुलेशन लेकर आया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी करनी है, और वो कैसी कार्रवाई होती है उसको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। तो इसमें ऐसे जो प्रोविज़न है कि इंटरनल कमेटी या जो ईसी है दोनों पक्षों को बुला के दोनों का समझौता करा सके, ऐसे प्रोविज़न का साफ साफ कहीं भी जिक्र नहीं है। इसी का कंपेयर करते हैं सीवीसी मैनुअल के साथ। सीवीसी मैनुअल जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर सीवीसी अपनी निगरानी रखता है, और उसने जितने भी कंप्लेंट्स आती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के खिलाफ, तो सीवीसी उनको एक नियमों के तहत उनको डील करता है। उसका एक नियम है कि बिफोर इनिशिएटिंग इंक्वायरी वेरासिटी ऑफ कंप्लेंट इज कंफर्म्ड। कोई भी कंप्लेंट आती है उस कमीशन के पास, तो उसकी जेन्युइननेस देखी जाती है, उसकी वेरासिटी कंफर्म की जाती है कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे ने ही की है। और जो एनोनिमस कंप्लेंट हैं, जिनमें कंप्लेंट वाले का नाम नहीं होता या गलत नाम से होती हैं, तो उन कंप्लेंट्स को सीवीसी डील नहीं करता। ऐसे ही इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। इसमें कोई भी कंप्लेंट अगर ईमेल के थ्रू आई या ऑनलाइन मोड में आई और कंप्लेनेंट उस स्थान पर है नहीं, यूनिवर्सिटी में है नहीं, मान लो 15 दिन बाहर गया हुआ है, तो उसकी वेरासिटी वो कैसे कंफर्म करेगा? ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। उसको 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट मिलने के बाद, चाहे वो सही है गलत है, उस पर एक्शन लेना है और 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। तो इसमें ऐसे प्रोविज़न करने चाहिए थे कि जो उसकी कंप्लेंट की वेरासिटी पहले कंफर्म करे और दोनों पार्टीज़ को बुलाकर उस जो कंप्लेंट है, नेचर ऑफ कंप्लेंट के बारे में भी जांच ले। अगर कंप्लेंट की सत्यता पता भी लग जाती है तो सीवीसी मैनुअल में लिखा हुआ है कि कोई भी जिसके खिलाफ कंप्लेंट दायर है वो अपना डिफेंस असिस्टेंस रख सकता है अपनी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि कानूनों का ज्ञान कई बार पूर्णतः नहीं होता जिसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है, और एक्स पार्टी कर भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और क्योंकि जो कमेटी है उसके अंदर जो प्रोटेक्टेड ग्रुप हैं उसके ही मेंबर्स होते हैं, तो उसकी बायसनेस के ऊपर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो ऐसे में ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसको डिफेंस असिस्टेंस रखने की छूट होनी चाहिए, ताकि कानूनों का वो पूर्ण फ़ायदा उठा सके और किसी भी जो कंप्लेंट है उसमें उसका बचाव हो सके। अब सीवीसी के जो प्रोसीजर हैं, अगर गिल्टी पाया जाता है उसमें पेनल्टी डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर नेचर ऑफ पेनल्टी, किस तरह का कंडक्ट होगा और कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी, उस जो स्टूडेंट है या
जो इसमें दोषी पाया गया है उसके ऊपर पेनल्टी डिफाइन नहीं है कि उसका यूनिवर्सिटी से रिमूवल होगा या उसको 1 साल के लिए बैक किया जाएगा या उस जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो सिर्फ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ा गया है। तो इसमें पेनल्टी का भी जो पेनल्टीज़ हैं वो डिफाइन होनी चाहिए ताकि ग्रेविटी ऑफ कंडक्ट को एक दायरे में लाकर ही उसके ऊपर डिसीजन हो सके। जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो एक दायरे में ही एक्शन ले सके, इसका इसमें प्रोविज़न होना चाहिए। उसके बाद भी जैसे सीवीसी का जो मैनुअल है उसमें डिसएग्रीमेंट का भी प्रोविज़न है कि अगर इंक्वायरी प्रोसीडिंग आती हैं उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट, जो जिसने डिसीजन लेना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो उसमें अपना डिसएग्रीमेंट नोट भी दे सकता है। जो उसकी फाइंडिंग्स है उसके उससे वो डिसएग्री भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ डिसएग्रीमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर डिसीजन लेना ही लेना है और वो भी 7 दिन के अंदर लेना ही लेना है। वो उससे डिसएग्री नहीं कर सकता। तो इन कुछ और इन प्रोविजंस को, जो रेगुलेशन है, इसको और ज़्यादा एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है और इसमें कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशन होने की काफ़ी आवश्यकता है जिसमें सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके और सबको इससे न्याय मिल सके।